अस्सलामुअलैकुम। खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक व्हाट्सएप चैट लीक के साथ जो अलीमा खान साहिबा की है रऊफ़ हसन साहब के साथ, और ये चैट जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी की किसी दोस्त की एक चैट है जिसमें वो ये इंकशाफ कर रही हैं कि जब बुशरा बीबी इमरान खान से जेल में मिली तो उन्होंने क्या क्या कहा। जहर देने का इंकशाफ इसमें है। इसके अलावा दीगर बहुत सी बातें हैं और फांसी के हवाले से भी इमरान खान साहब की बात है। लेकिन इस तमाम मैसेजेस के बाद अलीमा खान साहिबा ने यह कह दिया कि इस नॉनसेंस को स्टॉप करना है, इसको हमें आगे फैलाने से हर सूरत जो है रोकना है। मुजम्मिल साहब, अब नून लीग ये कह रही है कि इख्तलाफात की जो खबरें हैं, नंद भाभी की चैट के बाद जो इख्तलाफात हैं और नून इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बहुत स्वेयर हैं जिन्हें किसी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चैट हमारे सामने। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना संजीदा मामला नहीं है। जब तक तो बानी पीटीआई इमरान खान खुद मैदान में है तो ये अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई की क्या अहमियत है। इनकी इस लड़ाई की तो अहमियत है कि वंस इमरान खान इज़ नॉट ऑन द सीन, वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, वो फिज़िकली एलिमिनेट हो जाते हैं, वो पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप बात समझिए ना, जब तक ऐसा कोई मंजरनामा नहीं है और सारे सियासी फैसले बानी पीटीआई के हाथ में हैं, तो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई इसको एंजॉय करते होंगे। अता तारड़ साहब जो वफाकी वजीर हैं वो तो बड़े परेशान हो गए हैं इस चैट को सामने आने के बाद। वो कह रहे हैं कि इख्तलाफात हैं। देखिए, वो पॉलिटिकली इससे एक पॉइंट स्कोरिंग का बना रहे हैं। जैसे पीएमएलएन के अंदर से अगर कोई डिसिडेंट वॉइस आए, पीएमएलएन के अंदर कोई इख्तलाफी बात आए तो पीटीआई उसको एक्सप्लॉइट करती है। अब जैसे मोहम्मद जुबैर साहब की बात थी, पूरी पीटीआई ने उसको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन मैं नहीं समझता कि मोहम्मद जुबैर साहब की बात को नून लीग के लिए इतनी डैमेजिंग थी। इसी तरह मैं नहीं समझता ये कोई चैट्स जो बुशरा भी, देखिए अलीमा खान तो गंडापुर से भी नाराज है। अलीमा खान तो पूरी पीटीआई से नाराज है। बैरिस्टर गौहर आजम सवाती उन्होंने सब पर एतराज उठाया, उमर अली पर एतराज उठाया। जो है वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट इन कमांड बनना चाहती हैं आफ्टर इमरान खान। अच्छा, अता तारड़ साहब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाली सियासी जमात है और अब खुद इंतशार का शिकार है। ये मकाफात अमल की तरफ भी बात जोड़े हैं। मतलब थोड़ा तो मार्जिन देना चाहिए। वफाकी वजीर हैं और बड़े मसले हैं मुल्क के। नहीं, देखिए, अगर इख्तलाफात है तो पीएमएलएन को उनसे सियासी फायदा हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? होता नजर भी तो है ना। नहीं, कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये उनका राइट है पॉलिटिकल। जिस तरह पीएमएलएन के अंदरूनी इख्तलाफात से पीटीआई सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करती है, हम कभी पीटीआई को ये थोड़ी कहते हैं कि आप पीएमएलएन के अंदरूनी इख्तलाफात से फ़ायदा ना उठाएं। इतनी गुफ्तगू रही मरियम शहबाज इख्तलाफात की, नवाज शहबाज इख्तलाफात की, नून में से शीन निकल आएगी, शीन में से नून निकल आएगी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पूरी पीटीआई ये बयानियाँ बनाती रही। तो इसी तरह सियासी जमातें एक दूसरे के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन आप समझें कि जैसे नवाज शरीफ की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की कोई अहमियत नहीं थी, आज भी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ मौजूद है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही इमरान खान की मौजूदगी में बुशरा और अलीमा के इख्तलाफात की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान मौजूद है, ना अलीमा खान इमरान खान की जगह ले सकती है, ना बुशरा बीबी इमरान खान की जगह। लेकिन पार्टी की चेयरमैनशिप की जहां तक बात थी इलेक्शन से पहले, तब भी एक तनाजा खड़ा हुआ था। आपको याद होगा बुशरा बीबी बनना चाहती है, अलीमा उन्होंने, और कहा कि दोनों में इतनी लड़ाई थी उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बना दिया कि दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि इमरान खान के लिए फ़िलहाल अलीमा खान भी काम कर रही हैं। हाँ जी, उनकी पॉलिटिकल जद्दोजहद में अलीमा खान का भी एक रोल है और बुशरा बीबी भी उनके लिए जेल काट रही हैं। दोनों ही अपनी जगह जो है इमरान खान को सर्व कर रहे हैं, तो इमरान खान के लिए तो दोनों इमरान खान के लिए बराबर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इमरान खान के लिए ये लड़ाई अच्छी भी है और बुरी भी है। पता नहीं वो कब से बर्दाश्त कर रहे हैं इस लड़ाई को, उनके सामने कब से चल रही है। अलीमा और जमैमा की भी लड़ाई थी, अलीमा और रेहाम खान की भी लड़ाई है, अलीमा और बुशरा की भी लड़ाई है। वो कहते हैं इमरान खान की बहनों बड़ी पसंद थी, वो कहते हैं इमरान खान की बहनों की इमरान खान की किसी बेगम से भी नहीं बनी है। चारों से खिलाफ साहब की खुद भी नहीं बनी ना। हमारे नन बाबज का रिश्ता भी ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है
कि अभी ये लड़ाई इस नहज पे नहीं है कि ये पीटीआई को तकसीम कर सके, क्योंकि बानी पीटीआई मौजूद है। इट्स टू अर्ली फॉर दैट। जब बानी पीटीआई स्क्रीन पे नहीं होंगे फिर इस लड़ाई की कोई अहमियत होगी, आज इसकी कोई अहमियत नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। बड़ा अहम फैसला होगा, सामने आएगा आईनी तरमीम के हवाले से होता क्या है, क्योंकि सेनेट में नंबर गेम तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के इत्तेहाद से सेनेट में आईनी तरमीम के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर हैं कैसर अहमद शेख साहब। सर थैंक यू सो मच। माहिर कानून है मियां दाऊद साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, कैसर शेख साहब, ये जॉइंट सेशन आईनी तरमीम के लिए बुलाया जा रहा है, तो नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे? मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, कोई एक अभी तक तो नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया जा रहा है और ना ही अभी कन्वीन किया गया है। और बिल्कुल नंबर गेम की पूरी तैयारी होगी तो तब होगा ना ये इजलास। और बुलाया तो खैर जाएगा किसी सूरत में भी, लेकिन उसमें हुकूमतें पहली तैयारी करती हैं ना अपना। अगर कोई एजेंडा है तो उसकी बाकायदा उसकी मेजॉरिटी होती है। तो इंशाल्लाह अभी तो ये पता ही नहीं कि किन टॉपिक्स पे ये डिस्कशन होनी है, कोई हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। इंशाल्लाह पहले तो मंडे को कौमी असम्बली का इजलास है, फिर अभी जब डेट आएगी जॉइंट सेशन की और बुलाया जाएगा तो हम पूरी हमारी मेजॉरिटी है इंशाल्लाह उसमें होगा। मेजॉरिटी है, 2/3 नहीं है। तरमीम के लिए 2/3 चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, तो लेकिन तभी हम उसको लेके आएंगे ना तरमीम को, जब हमारे पास मेजॉरिटी होगी। तो अभी तो कोई ऐसा एजेंडा आया ही नहीं है ना कि क्या चीज़ हम करना चाह रहे हैं और जॉइंट सेशन का अब टॉपिक क्या है। कोई भी ऐसी डिस्कशन ये शोर क्यों है में नहीं है। मुल्क में शोर क्यों है कि आप आईनी तरमीम ला रहे हैं, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन ला रहे हैं, बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं? ये शोर क्यों है? जब जाने ना जाने, गुली ना जाने, कैसर शेखी ना जाने। नहीं, कोई भी नहीं जानता। शोर आपको किसी ने बताया कोई तो वो आप बता दीजिए, किसी ने रिवील किया हो। ये शोर जो है ना वो तो आज पहली बार तो नहीं है। ये तो शोर ये कह रहा है जी कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया जा रहा है और कई आज से नहीं कई अरसे से कहा जा रहा है कि ये आईनी तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्यों ये स्पेकुलेट करते हैं? हमारे ये ऐसा हाइपोथेसिस पे डिस्कशन होती है जो मौजूदा हालात हैं जिसमें डिस्कस होना चाहिए, जिन पे जो आम आदमी को इफ़ेक्ट करता है। और ये जब सामने आएगा तो बिल्कुल थ्रेड बेयर आपके सामने डिस्कस होगा। कोई ऐसी पर्दादारी तो इसमें है नहीं। सर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पहले लॉ छोड़ रही है, पहले लॉ मिनिस्टर साहब एक दफा कह चुके हैं कि हम ये तरमीम करना चाहते हैं। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 2/3 छीन ली ना। लेकिन नहीं तो ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अभी डिटेल जजमेंट ही नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आएगी, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अभी तक तो देखिए ना कोई चीज़ हर चीज़ वाज़े होकर सामने आ जाएगी। अभी तो सिर्फ मफरूज़ों पे बात हो रही है ना कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। जो चीज़ है आपके सामने खुल्लम खुला, और ये आप मानते हैं ना कि हर चीज़ कानूनी तरीके से हो रही है, जो कि असम्बली में भी जो भी हो रहा है मेजॉरिटी से हो रहा है। अगर मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो क्या कोई भी हुकूमत आ सकती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, या कोई तब्दीली नहीं हो सकती 2/3 में। तो आपके सामने है सूरत हाल के 2/3 से ही होनी है अमेंडमेंट को, गैर कानूनी। और दोनों हाउसेज में चाहिए ना, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। मियां दाऊद साहब, वो कैसर शेख साहब कहते हैं कि अभी तो कोई आईनी तरमीम आने की बातचीत नहीं है, आपने ऐसे ही शोर मचाया हुआ है। नहीं, आईनी तरमीम का शोर पूरे पाकिस्तान में ही मचा हुआ है, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं वो मेरा ख्याल गलत हैं। अभी तक जो नोटिफिकेशन सामने आया है वो तो अभी सिर्फ कौमी असम्बली का अजलास जो है वो तलब किया गया है अभी 26 तारीख के लिए। अभी उसमें बिल कौन सा टेबल होता है कौन सा नहीं होता, ये तो डेफिनेटली जब एजेंडा सर्कुलेट होगा तब ही जो है वो बात सामने आएगी। लेकिन हुकूमत के पास ये पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार तो है कि वो आईनी तरमीम जो है वो कर सकती है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। जो वो करना चाहिए उनके पास, अगर हाउस के अंदर 2/3 वोट पड़ जाते हैं अगर आईनी तरमीम के हक में, तो आईनी तरमीम हो जाएगी, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सेनेट हो। सेनेट के अंदर लेकिन फिर 2/3 है ही नहीं ना, फिर सवाल किस बात का? 2/3 है ही नहीं। नहीं, आप मेरे जादू से आ जाएगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मेरे ख्याल आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं।
क्या? हुकूमत को अपनी 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम करने के लिए 239 में लिखा हुआ है कि वोट 2/3 चाहिए। जो आईनी तरमीम के हक में वोट अगर 2/3 डल जाते हैं तो आईनी तरमीम हो जाएगी। वो वोट जो है वो किसी भी सियासी जमात के हो सकते हैं, किसी भी मेंबरान के हो सकते हैं, वो आज़ाद मेंबरान जो हैं वो भी डाल सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। आईनी तरमीम के हक में वोट डालने, ये तो नहीं आइन में लिखा हुआ कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत होगी तो आईनी तरमीम होगी, बल्कि 239 में ये लिखा हुआ है कि 2/3 वोट अगर आईनी तरमीम के हक में चले जाएंगे तो आईनी तरमीम हो कैसे जाएगी। शेख साहब मियां दाऊद साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग भी अगर आपकी आईनी PTI की तरमीम बात के नहीं हक की में थी। वोट मुजम्मिल डाल साहब, दें तो मैंने PTI की तरमीम हो बात नहीं की, जाएगी। मैंने आजाद मेंबरान की बात की है। पीटीआई तो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है। मियाँ दाऊद साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पे सही बात की है, जो कि आइन का है, स्पिरिट है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो किसी कोई भी वोटर होगा, जब 2/3 किसी भी पार्टी का होगा तो अव्वल तो ये मफरूज़ा है, अभी सामने ही नहीं आया एजेंडा, और आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, थ्रेड बेयर कीजिएगा। यकीन जानिए कि हमें कैबिनेट को भी इस बात का पता नहीं है, कैबिनेट में भी कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आइनी जो तरमीम है वो तो सबके सामने होनी है ना, और 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज की चाहिए, वोट्स की चाहिए पार्लियामेंट की। जी, पूरा पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि जॉइंट सेशन बुला लिया है, तरमीम आ रही है, नंबर पूरे हो रहे हैं। कौन है? आप कहते हैं बतौर वफाकी वजीर कैबिनेट को ही नहीं पता। नहीं पता। और ये जो शोर है बस कोई एक पहली बार ये एक शोर मचा है यहाँ तो। हर चीज़ का जब से, क्योंकि मीडिया जो है ना उसको कोई ना कोई तो टॉपिक चाहिए ना भाई, वो बात कर लें जो कि मौजूदा हालात हैं। अभी सिर्फ आने वाले, ये तो आपने पिछले दिनों शोर मचाया कि जी इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया जा रहा है, और अब अंदाज़ा कर जी सारी चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, किसी किस्म का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, या पार्टी के ख़िलाफ़ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो जो एक्चुअल हो चुका है उसका ज़रूर हम डिबेट करें, और अच्छी बात है इसमें। और आइनी तब्दीली सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट की हो सकती है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। मियां दाऊद साहब, आपको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र आता है आज़ाद अरकान का जो आइनी तरमीम के हक में वोट डालने जा रही हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। बनना ना बनना ये तो एक सियासी बात है, सियासी डिबेट है। मेरी गुजारिश ये है कि आइनी तरमीम के लिए किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज़ाद मेंबरान जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं वो आइनी तरमीम के हक में वोट डाल सकते हैं। अगर वो आइनी तरमीम के हक में वोट डाल देते हैं और हुकूमत के जो वोट हैं वो भी आइनी तरमीम के हक में वोट डाल देते हैं तो आइनी तरमीम हो जाएगी। ना तो आज़ाद मेंबरान के ऊपर किसी किस्म की कोई डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है, ना ही उन आज़ाद मेंबरान का किसी सियासी जमात से, किसी पार्लिमानी जमात से ताल्लुक है, ना ही कोई पार्लिमानी लीडर जो है कोई उनको डायरेक्शन जारी कर सकता है। वो आप कोई कागजी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली तो वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, आज़ाद अरकान खड़े हैं, लेकिन क्या उनके अंदर आपको कोई ऐसा ग्रुप नजर आ रहा है जो 12-13 लोग उठकर इधर वोट डाल देंगे, हुकूमत को सपोर्ट करे? ये मुझसे आप मुखातब थे? जी जी जी। मैं गुजारिश कर रहा था कि मुमकिन है कि ऐसा हो, मुमकिन है कि ऐसा हो, और ऐसा होना भी चाहिए। जो लोग अभी तक आज़ाद हैं और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है, वो कोई भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कैसर शेख साहब, अगर कोई ये आज़ाद अरकान 12-13-15 टूट के आपकी तरमीम के हक में वोट डाल सकते हैं, या ऐसा कोई इम्कान नहीं है? नहीं मुजम्मिल साहब, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। टूट के से मुराद ये है कि वो किसी सियासी जमात से हैं, उनका तो किसी सियासी जमात से पार्लियामेंट के अंदर ताल्लुक ही नहीं है, तो उन्होंने टूटना किससे है? किसी से नहीं कैसर शेख साहब, वो 12-13-15 वोट जो कम है, वो आज़ाद अरकान आपकी किसी तरमीम के हक में वोट डाल सकते हैं? वो तो किसी उन अरकान की मर्ज़ी है, जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तो अपनी गुडविल है, उनका अपना यानी उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी अपनी मर्ज़ी है ना। तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से वोट डालते हैं तो इसमें तो कोई भी अमेंडमेंट तभी हो सकती है ना जी, अगर वो आज़ाद उम्मीदवार या तो अरकान या तो शामिल हो जाएंगे पार्टी में। कैबिनेट में कोई ऐसी बात कि किसी ग्रुप से बात हो रही है, कोई 5-7 लोग आ गए हैं इस तरफ, कोई आपने सुनाई हो इक़्तिदार के ईवानों में ऐसी बातचीत कि काम डाल गया है, काम पै गया है? ना मैंने किसी इक़्तिदार के ईवानों में ऐसी कोई बात सुनी है, और ना ही कैबिनेट में तो इसका दूर तक कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। सियासी बातें, हम तो लोगों के मसाइल कैबिनेट में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह
बिजली का जो मौजूदा सबसे बड़ा मसला है उसको हल करे, किस तरह बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, किस तरह कारोबारियों को सहूलतें दें। हम कोई और एजेंडा सियासी एजेंडा मैंने देखा नहीं कि कोई शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात में किसी आईनी पैकेज पर भी बात हुई है। ये भी मेरे नॉलेज में तो नहीं है, आपको कोई पता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, इनका कोई रिवील नहीं हुई, कोई टॉपिक ऐसी डिस्कशन तो सामने नहीं आई। अब अगर कोई हुई है तो वो आ जाएगी सामने और वो बाकायदा अनाउंस करेंगे, इस बात को बताएंगे कि क्या डिस्कस हुआ, किन टॉपिक्स पे। हमारी दोनों एलाई पार्टियां हैं, दोनों मिल के हुकूमत उन्होंने बनाई है, और हुकूमत उसके दोनों पार्टियों के इतिहाद से ही चल सकती है ना जी। और इसलिए हम आपस में एक दूसरे से मशवरा करते रहते हैं पार्टियां। उनकी मुलाकात हुई तो एक अच्छा साइन है। ये रेगुलर मुलाकातें होनी चाहिए, मैं समझता हूँ आपस में कंसल्टेशन जारी रहनी चाहिए, ताकि ये पार्टियों का, क्योंकि एक किसी पार्टी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं है इस इलेक्शन में। मियां दाऊद साहब वो कह रहे हैं कि सादा कानून साजी के जरिए भी मामला हल हो सकता है, नहीं आईनी तरमीम की इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स कर ली जाए कानून साजी चीफ जस्टिस को लगाने की, और अगर कोई कानून साजी कर ली जाए तो वो भी चल सकता है मामला। नहीं, मेरी ज़ाती राय में तो ऐसा नहीं चल सकता। जुडिशरी के लिए, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए उनकी उम्र, उनकी रिटायरमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट की सारा प्रोसेस जो है, सारी मुद्दत जो है वो आइन के अंदर लिखी हुई है। तो इसलिए सादा कानून साजी से तो ये मसला हल नहीं होगा। अगर जज साहबान की उम्रों, रिटायरमेंट की एज जो है वो बढ़ानी है तो फिर भी आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। अगर उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत कम करनी है तो फिर भी आइनी तरमीम जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा सादा कानून साजी से ये मामला हल नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर आइनी तरमीम करने की हुकूमत की नीयत है या कोशिश है तो यकीनन फिर उन्होंने कोई ना कोई अपना होमवर्क जो है वो किया होगा आइनी तरमीम का। और मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा स्टेप जो है, अगर जज साहबान की रिटायरमेंट एज के बारे में या अपॉइंटमेंट एज के बारे में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी किस्म का कोई गैर संजीदा कदम जो है वो उठाएगी, बल्कि वो पहले पूरा अपना होमवर्क मुकम्मल करेगी, आइनी तौर के ऊपर सारा होमवर्क मुकम्मल करेगी, अपनी जो वोटों का होमवर्क है वो मुकम्मल करेगी, फिर वो स्टेप लेंगे। उसके बगैर किसी गैर संजीदा तरीके से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगी, हुकूमत उठाएगी कि ठीक है। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसे साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात कच्चे के डाकुओं के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कि वहाँ पर गई हैं और उन्होंने ज़ख्मियों की अयादत की। अभी भी जो सूरत हाल है कुछ बेहतर नहीं है। डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन एक पुलिस एहलकार जो कि डाकुओं की कैद में अभी भी मौजूद है, उसकी वीडियो बनाकर डाकुओं ने किस तरह से जारी किया, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज जी साहब से, अपने DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से बचाएं। मैं अपने घर वालों से अपील करता हूँ मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए हैं, ये 5 बजे तक का कह रहे हैं। अगर इनके मुतालबे पूरे ना किए गए तो ये मुझे मार देंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और अब इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG ताहिर आलम साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ताहिर आलम साहब, आपने जो एहलकार कब्जे में है डाकुओं के, उसकी गुफ्तगू सुनी, हाथ जोड़ा है, माफ़ी मांग रहा है IG साहब से कि मुझे छुड़ा लें। मैं ज़रा आपसे कुछ गुफ्तगू शेयर करना चाहता हूँ डाकुओं की। वो कह रहे हैं कि एक लड़का है गुल हसन लुलाई जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो वापस दें। 3 क्लाशनकोव और 2 G3 हमारी जो हैं पुलिस के पास हैं, वो हमें वापस करें। ये मुतालबे पूरे करेंगे तो आपका एहलकार वापस देंगे, वरना वो कह रहे हैं टारगेट नहीं देंगे। 3-4 जो G3 हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि ये हमारे पास नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं आप ही के पास है। G3 गन्ने, क्लाशनकोव और अपना एक बंदा वो मांग रहे हैं और पुलिस उनसे बारगेन कर रही है अपना एहलकार वापस लेने के लिए इन शराइत पर। जी ये खैर पहली मरतबा नहीं, कई मरतबा इस तरह की बारगेनिंग वगैरह होती रही है और बहुत सी बारगेनिंग का तो हमें पता भी नहीं चलता जो उनके साथ की जाती है। बिलखसूस जो मगवी हैं जिन्हें ट्रैप करके उन्हें ले जाया जाता है,
गाड़ी खरीदने के बहाने आपको बुला लिया जाएगा कि सस्ती गाड़ी मिल रही है, या हनी ट्रैप के ज़रिए से उधर ले जाया जाता है, तो उनको तो इसी तरह से वो बार्गेन करके ही छूटते हैं, और जो ना पैसे दे दें तो वो बेचारे मारे भी जाते हैं। तो पुलिस वालों से भी वो बार्गेन करते हैं, और जहाँ रियासत कमज़ोर होगी, पुलिस कमज़ोर होगी, इस तरह की बार्गेनिंग जो है के लिए मजबूर हो जाएगी। और वैसे भी एक पॉलिसी होती है कि एक मरतबा आप बारगैन करके उनकी शराइत मान कर अपना बंदा छुड़ा लें, और उसके बाद फिर भरपूर अटैक करें और फिर आप उन सबको पकड़ें या जहन्नम हासिल करें। तो ये एक पॉलिसी भी हो सकती है। इसको हम, मेरा ख्याल है कि दानिशमंदी से ही हैंडल करना चाहिए। अगर बारगैन करके भी पुलिस वाला मिलता है और बाद में हम भरपूर तैयारी करके ऑपरेशन करके उन लोगों को पकड़ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वालों का शहीद हो जाना ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये लम्हा फ़िक्रिया मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए है, और सीनियर अफसरों के लिए, पुलिस के सीनियर अफसरों के लिए है, जो अपनी फ़ौज को बेसहारा छोड़ देते हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर इक्विप नहीं करते, उनके आने जाने का जो SOP है वो नहीं बनाते। मुझे समझ नहीं आई कि इस किस्म की जगह पर जो कंस्टेबल थे, इनकी जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे, ये तमाम, इसमें मुझे कोई शायद एक आध के अलावा कोई भी एलीट की या कमांडो की वर्दी में नज़र नहीं आ रहा। ये आम वर्दी की तस्वीरें हैं। ज़ाहिर ये होता है कि आम कांस्टेबल्स को लगाया गया था वहाँ पर। इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये RPO की नाअहली है, DPO की नाअहली है, IG की नाअहली है? मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो भी वाक़यात होते हैं, अगर मुलाजिम कहीं सुस्ती करते हैं तो वो सुस्ती एक दिन की नहीं होती, वर्षा दराज से हो रही होती है। और जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो अपना रोल सही मायने में प्ले नहीं करते। अब क्या SOP होते हैं ये सब पता है, ख़ास तौर पर जिन्होंने लीड की ट्रेनिंग ली हो उनको तो पता होता है कि गाड़ी ख़राब होगी, आप एकदम गाड़ी से उतरेंगे, आप पोजीशन लेंगे, गाड़ी चल नहीं रही होगी, इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे, गाड़ी स्लो होगी तो बाहर निकल के पैदल चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा। और अपनी पर वो कहते हैं कि ये तो कच्चे के डाकुओं का मसला तो कई सालों से है, दिहाइयों से है। पंजाब और सिंध की पुलिस इनसे हर साल हारती है, हर साल जानों का नजराना देती है, हर साल शिकस्त खाती है। फिर कहते हैं फौज को बुला लें, फिर फौज करती है, रेंजर्स करती है, हेलीकॉप्टर करते हैं, ये करते हैं, फिर अगले साल ये मसला पैदा हो जाता है। इसका मुस्तकिल हल क्या है? मेरा ख्याल ये मसला शायद इंडस सिविलाइजेशन जब से हुई और दरियाए सिंध के किनारे लोग आबाद होना शुरू हुए जब से ही है। दरियाए सिंध एक ऐसा दरिया है जो कि चारों तरफ फैल जाता है। बाज़ मकामात पर इसका जो पार्ट है वो 28-30 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है, और ख़ास तौर पर इस सीज़न में, गर्मियों में। और फिर इसकी मुख्तलिफ शाखें निकलकर मुख्तलिफ ज़मीन के टुकड़ों को अलहदा कर देती हैं। हम वो बदकिस्मत कौम हैं कि हम इस दरिया को एक कूज़े में बंद नहीं कर सके, हम इसके चारों तरफ बंद नहीं लगा सके। मुझे कुछ याद पड़ता है कि फ़ारूक लगारी साहब के ज़माने में एशियाई तरक्याती बैंक ने की कोई स्कीम आई थी कि इस दरिया के पार्ट को छोटा किया जाए, इसके इर्द गिर्द बंद बनाए जाए, क्योंकि और उसके बाद की जो जगह है वो जाहिर है जब बंद बना दिया जाएगा दूसरी जगह एक्सेसिबल हो जाएगी, वहाँ पर लोग आम आदमी भी आके रहना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ज़मीनें भी औने पौने दामों ख़रीदी थी, फिर शायद फ़ारूक लगारी साहब नहीं रहे या क्या हुआ इस मंसूबे पर। अब आपको हल फौजी ऑपरेशन नज़र आता है या पुलिस ऑपरेशन नज़र आता है? क्योंकि कल हमारे पास हारिस नवाज साहब थे, वो कहते हैं अब उनके पास जो असला है वो हेलीकॉप्टर भी गिरा सकते हैं, अब तो ड्रोन ही मारने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि पुलिस में कैपेबिलिटी है, पुलिस की एलीट फोर्स बहुत ट्रेंड है, और अगर उसको लगाया जाए और उसे टास्क दिया जाए तो वो मुकम्मल कर सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी वो ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत होगी जो कच्चे में, जो पानी में, जो ज़मीन के खोबों में चल सकें और जो बुलेट प्रूफ हों।
और इसके अलावा असला भी पुलिस के पास अरेंज हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। फौज एक दफ़ा आ जाएगी तो फिर क्या होगा, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? जब तक हमारा सियासी सिस्टम है, जब तक वहाँ के वडेरे हैं जो अपनी मर्ज़ी के लिए पालते हैं उसे, इन लोगों को ख़ास तौर पर राजनपुर के एरिए में, तो उनसे काम लेते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तो ये भी ख़त्म नहीं होंगे। और जब तक इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हल नहीं ढूंढा जाता। वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हल? एडमिनिस्ट्रेटिव हल ये है, एक तो माचखा जो ये थाना है, जो पंजाब का सबसे आखिरी थाना है सादकाबाद तहसील में, ये थाना, इस थाने के तीनों तरफ सिंध का एरिया है। इस थाने में जब पंजाब पुलिस जाती भी है तो वो सिंध से होकर गुजर के जाती है, सिंध के इलाके से। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हल ये है कि इस थाने को या तो सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि सिंध से जब डाकू आते हैं तो वो इस एरिए में आके कैंप पजीर हो जाते हैं। और दूसरा हल ये है कि अगर हम सिंध को नहीं देते तो इर्द गिर्द का जो एरिया है वो पंजाब को दे दिया जाए, सिंध का। एक तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बेहतर हो जाएंगे। दूसरे, अगर आप लंदन गए होंगे, आपने दरिया टेम्स देखा होगा, वो एक जगह ही चल रहा है, वो तो नहीं फैलता वो। और इसी तरह अभी ओलंपिक गेम्स हुई हैं, पेरिस का जो दरिया है वो बीच में से गुजर रहा है, उसे कभी किसी ने फैलते हुए इधर उधर जाते नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्होंने उसका बंदोबस्त कर रखा है। हम इस पर खर्च नहीं करना चाहते। हम अगर इस पर खर्च करें तो इर्द गिर्द के, वो कहते हैं 9 किलोमीटर का इलाका है जो कच्चे का, जो सारा ये इलाका है। और ये जब कमाद लग जाता है, गन्ना लग जाता है, फिर वो हाइड आउट्स बन जाते हैं और बारिशें हो जाती हैं तो फिर पानी आ जाता है। दोनों चीज़ें डाकुओं के हक में हैं, कमाद की फसल भी और पानी भी। तो अनएक्सेसिबल हो जाता है, डाकू राज शुरू हो जाता है। जी, यही बात है। और इसको करने के लिए देखें, ज़रूरी ये है कि वहाँ अप्रोच नहीं है प्रॉपर, पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अप्रोच नहीं है। अगर इस दरिया को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा कि इसका तो कई साल लगेंगे ना, फौरी हल क्या है? वो बांध बनाने में तो 10 साल लग जाएंगे। फौरी हल तो फिर इस तरह के ऑपरेशन ही है, आप ये करते रहे ऑपरेशन, और फिर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हर ऑपरेशन के बाद फिर कुछ ऐसा ही होगा, और फिर जब भी कोई वाकया होगा हम उठ खड़े होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज ही शुरू कर दें, आप मरहलों में शुरू कर दें। आप पहले कोट मिठन से लेके गुद्दू बिराज तक शुरू करें, रुझान तक शुरू करें। आप दरिया को तो समेटें और उसके इर्द गिर्द के इलाके को आबाद करें, वो आबाद होना शुरू करेगा। इसका बेस्ट हल तो ये है जो मैं समझता हूँ। वो कहते हैं एक तरफ से सिंध पुलिस ऑपरेशन करे, एक तरफ से दोनों सूबों की पुलिस की कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाती कि दोनों तरफ से एक कमान नहीं है जो ऑपरेशन हो सके। देखें, कोऑर्डिनेशन होती है लेकिन वक्ती तौर पर। कोई वाकया हो गया, डाकुओं ने बहुत ज़्यादा सर निकाल लिया, तो उस सूरत में हरकत में आ गए। और कोऑर्डिनेशन तो यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस की नहीं हो पाती। हमने देखा कि अगर इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस बड़ा कोई धरना चलना आ जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान, जबकि हुकूमत भी एक ही होती है, कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन हो, बल्कि हम कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर अख्तियार करें जिसके ज़रिए से इन्हें कंट्रोल किया जा सके। बेस्ट हल तो ये था कि ये सारा एरिया जो है, इसकी जो ज़मीनें हैं फ़ौज को दे दी जाए, फ़ौज को लाट कर दी जाए। ये 9 किलोमीटर का जो इलाका है, ये 9 किलोमीटर नहीं है, ये तो शुरू हो जाता है आपके गाजी घाट से, बल्कि उससे भी पहले पूछे तो कोट अद्दू से शुरू हो जाता है। ये तो बनता है कोई 200-250 किलोमीटर मील का एरिया बनता है। सारा फौज को दे दें जी, इसके इर्द गिर्द का या तो फौज को दे दें, लेकिन फौज को अब दे नहीं सकते। फौज देखें, हमने, आपको याद होगा, मैं गुजरात में DPO रहा हूँ। गुजरात में पब्बी का इलाका है जो दरियाए झेलम के साथ साथ है, उसमें डाकुओं की वो बेहतरीन पनाहगाह था। और डाकू जो है उन पर आए दिन रेड किए जाते थे, आगे से वो फायरिंग करते थे, भाग जाते थे। और फिर उस एरिए को फौज ने अपनी एक फैसिलिटी वहाँ बना ली और उसके बाद वो डाकू ख़त्म हो गए। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन इस एरिए को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि जब फ़ारूक लगारी साहब की मदद से एशिया बैंक ने
इस एरिए को डेवलप करना चाहा था तो लोगों ने, जो कि बासर हैं, बड़ी तादाद में ज़मीनें यहाँ ख़रीद ली थी। ये जो पानी के अंदर ज़मीनें आ जाती हैं, ये कोई गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है, ये ज़मीनें जो हैं ये पब्लिक की मलकियत है। इसलिए पब्लिक से लेके फ़ौज को देना मुश्किल होगा। मैं अपने तजवीज़ की खुद ही नफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल डीसी का सेक्शन 4 का आर्डर हो, उसके तहत उनसे लेके फ़ौज के हवाले कर दी जाए तो मेरा ख्याल है मुश्किल तौर पर अमन आ जाएगा। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक ही इदारा मजबूत है, वो फ़ौज है। बाकी सारे इदारों आज फौज की बख्तरबंद गाड़ियां वहाँ गई हैं उस इलाके में ऑपरेशन करने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा ऑपरेशन कर लेंगी, 2 दफ़ा कर लेंगी, मुश्किल हल की तरफ सोचा जाए। कोई कहता है यहाँ फसल नहीं लगनी चाहिए क्योंकि फसल लगती है तो हाइड आउट बन जाते हैं। आप यहाँ फसल ना लगने दें। वो गरीब लोग क्या करेंगे जो वहाँ रहते हैं, जो डाकुओं से कंप्रोमाइज़ करके रहते हैं, वो क्या करेंगे? उनका ये रोज़गार है, फसलें जो हैं यहाँ की, और यहाँ की बेहतरीन जगह है। और अगर इसके इर्द गिर्द बाकायदा बंद बन जाए और झील नुमा बन के ये दरिया आगे चले तो इधर उधर की जो ज़मीनें हैं उनका पानी लेवल भी बहुत अच्छा होगा और वहाँ फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि सारा साल हम सोए रहते हैं? जब मानसून आता है, जब पानी आ जाता है, जब फसल चढ़ जाती है, जब डाकू मैदान में आ जाते हैं तो उस वक़्त हमें भी होश आ जाता है। ये इसका क्या जवाब दिया जाए? आप आईजी रहे हैं, आप जवाब दें ना। देखें, इसके लिए हमें हर वक्त और मुस्तकिल तैयारी रखनी चाहिए और ख़ास तौर पर इस सीज़न के आते ही हमें भरपूर तरीके से तैयार होना चाहिए। मेरा ख्याल पुलिस अपने तौर पर तैयारी करती भी है, लेकिन हमारी पुलिस की तवज्जो किस तरफ है, सोचना ये है, देखना ये है। नहीं, आप देखें ना, मुश्ताक सुखेरा साहब जब आईजी थे वो एक लॉन्च लेके इस इलाके में डाकुओं के पीछे गए तो डाकुओं ने लॉन्च पर फायरिंग कर दी तो पुलिस एहलकार शहीद हो गए और काफी नुकसान हो गया। मसला ये है, इस बार गाड़ी फंस गई तब लॉन्च हो गया। हर बार हम पुलिस की शहादतें तो देखते हैं, पुलिस शहादतें देती आई है। अब इसमें जो है, जब तक हम बाकायदा एक प्लानिंग के साथ ना चलेंगे, पहले से मनसूबाबंदी नहीं रखेंगे कि अभी पानी चढ़ने वाला है, फसलें बढ़ने वाली हैं, अब ये हो सकता है, और प्रॉपर किस्म की हम प्रॉपर एक हम प्लान नहीं बनाएंगे तो शायद हम इसको कंट्रोल ना कर सके। और वक्ती तौर पर अगर हम कभी कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो इसका हल नहीं है। अब देखें ना, 2 साल पहले हमने छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया, फिर छोटू ने सरेंडर कर दिया। अब शर गैंग आ गया है, वो कहते हैं जी अब ये शर गैंग है जिसने ये सब कुछ किया है, तो अब शर गैंग के खिलाफ शुरू कर देंगे हम, फिर अगले साल नर गैंग आ जाएगा। अब ये शर कौम जो है, इसका नाम तो शर है, लेकिन ये उस तमाम एरिया की, राजनपुर, डेरा गाजी खान से लेके वहाँ तक, उनमें से सबसे शरीफ कौम है बेसिकली। अब इनमें भी डाकुओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। और यहाँ भी ये माछा जो है, इस इलाके में कभी इस तरह के वाक़यात नहीं हुए थे। शायद यही वजह है कि पुलिस ने इस तरफ तवज्जो देने की बजाय पुलिस की ज़्यादा तवज्जो राजनपुर, रुझान वगैरह के एरियाज़ की तरफ ज़्यादा होती थी, इस तरफ कम होती थी। तो मेरा ख्याल है कि यही एक वजह बनी है कि पुलिस ने इस एरिया की तरफ उस तरह भरपूर तवज्जो नहीं दी जो कि बाकी एरियाज़ में दी जाती है। ये 9 किलोमीटर का एरिया सिर्फ माचका का तो हो सकता है, ये 9 किलोमीटर नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर है। ठीक है ताहिर आलम साहब, आखिरी सवाल, अभी तक की आपकी गुफ्तगू से यूं महसूस होता है कि रियासत बेसिकली इन डाकुओं के सामने बेबस नजर आती है, क्योंकि पहला ऑपरेशन अगर 92 में किया गया था तो आज ऑपरेशन की एक लिस्ट उठाकर देख लें तो इन डाकुओं के खिलाफ बथेरे ऑपरेशन किए गए, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि नतीजा क्या, 0। और ऐसा नहीं लगता कि रियासत चाहती ही नहीं है कि डाकुओं का सिरे से खात्मा हो? ऐसा नहीं, रियासत चाहती है, लेकिन रियासत की प्रायोरिटीज कुछ और है। पुलिस से क्या काम लेना है, क्या नहीं लेना, ये सोचने वाली बात है। अब पुलिस को अगर आप सियासी मकासद के लिए लगा देंगे, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां मेन टारगेट होगा कि बंदे पड़े कि नहीं पड़े, तो ये टारगेट होगा तो फिर इस किस्म की तरफ कौन तवज्जो देगा?
कामयाबी का राज ही आज अफसरों का ये नहीं, है। माछी वो अफसर कामयाब है। नहीं ताहिर आलम साहब, माछी में भी जो है सियासी गिरफ्तारियां हो रही थी जहां ये वाकया हुआ है, जनाब, वहां तो नहीं हो रही होंगी ना। ठीक है, मजमूई तौर पर पुलिस की क्यादत कहाँ बैठती है जिसने तवज्जो देनी है, वो तो बड़े शहरों में ही बैठती है ना। बेशक। तो बड़े शहरों वाले पुलिस वाले ही लीड एक्चुअली कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप हटा दें इस चीज से, खुदारा, और उन्हें जदीद असलहा भी दें। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या एक जॉइंट फोर्स बन सकती है जो दोनों सूबों की तरफ जॉइंटली ऑपरेट करके इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेट करे, जिसका एक अलग डीपीओ आरपीओ हो जाए जो दोनों सूबों के अंदर जिसकी हो इस इलाके के लिए? देखें, मैं काफ़ी अरसा इस्लामाबाद में रहा हूँ, बीइंग एसएसपी, डीआईजी, आईजी। अक्सर यलगार आती थी इस्लामाबाद की तरफ, तो रावलपिंडी पुलिस के साथ मीटिंगें भी होती थी, मिनिस्ट्री लेवल पर भी मीटिंग्स होती थी, सब कुछ होता था। चाहे वो 2017 का धरना हो हमारी तहरीक लबैक का, या उससे पहले के हो, कोई भी हो, कभी भी पिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका। कोई भी पिंडी पुलिस नहीं चाहती कि वो बिला वजह किसी मुसीबत में फंसे, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ही निपटेगी। तो अगर आप ये समझते हैं कि में सिंध और पुलिस, पंजाब पुलिस में तावन होगा, तो कभी नहीं होगा। सिंध वाले कहेंगे ओके ठीक है, जा रहे हैं उधर, जाने दो। पंजाब वाले कहेंगे हमारे इलाके में नहीं कर रहे, सिंध में कर रहे हैं, करने दो। इसका हल यही है कि ये जो इलाका है सादकाबाद तक का, माचके का, या सिंध को दिया जाए या पंजाब को दिया जाए, ताकि एक ही कमांड से काम करे। और जो है, मैं समझता हूँ कि पुलिस में बेहतरीन ट्रेनिंग है, एलीट के जवान अक्सर फर्दर भी उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती है। फिर आर्मी में जो मैंने फैसिलिटी कही है, खारिया में जो है जो दरिया झेलम के किनारे, वहाँ भी पुलिस वाले जाके आर्मी से ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो काफी ट्रेंड है, हिकमत अमली की जरूरत है जिससे मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सकता है डाकुओं का। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब ब्रेक पर चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हर हफ्ते सवालों जवाब का सिलसिला हमने रखा है अपने प्रोग्राम के लिए, और आज भी बहुत से शहरी हैं जिन्होंने अपने सवालात भेजे हैं मुज़म्मिल साहब के तज्ज़िये के लिए। पहले शहरी का सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद तबसरा। मेरा नाम अब्दुल्ला फारूक है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुज़म्मिल साहब से मेरा सवाल कराची कारसस केस के मुतल्लिक़ है। नताशा दानिश जो कि एक प्राइम सस्पेक्ट है, उसने अपनी गाड़ी के ज़रिए मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी की जान ले ली। क्या कानून इस दफ़ा एलीट ख़ानदानों को सज़ा दे पाएगा, या हमेशा की तरह उन केसेस को जिसमें एलीट और पावरफुल फैमिलीज इन्वॉल्व हैं उनको कालीन के अंदर दबा दिया जाएगा? सर, बड़ा वैलिड पॉइंट है और आजकल लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है इस इंसिडेंट को लेके। जी, और आप देखें पहली ट्राई तो ये हुई थी कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल पेशेंट रखा जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा वो मेंटली बिल्कुल फिट है, कोई साइको पेशेंट नहीं है। और मेरे ख्याल में कानून हरकत में भी आया है। अब जो पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स के और इस तरह के केसेस में बचने का वाहिद रास्ता जो रह जाता है वो कसास रदीयत का है कि अमीर लोग जो हैं अगर वो गरीब लोगों की जान ले लें तो फिर वो एक कसास रदीयत का कानून का सहारा लेकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, अब एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें नताशा से विक्ट्री का निशान बना के फेक है। अच्छा। वो फेक है। अच्छा। वो एआई जनरेटेड है। लोगों ने हाँ, लेकिन वो एआई जनरेटेड है। अच्छा, लेकिन टेक्निकल बात यही है कि मैं समझता हूँ कि माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और आपको याद है इस्लामाबाद में एक लड़के और लड़की की वीडियो बनाई थी एक लोगों ने, उन्होंने भी पैसे देकर लड़की से सुलह कर ली थी, लेकिन बाद में स्टेट ने प्रोसिक्यूट किया था और सज़ा दी थी। और मैं समझता हूँ कि स्टेट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए। अमीरों के अंदर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी कानून के सहारे गरीब की जान का ये कीमत और सौदा लगा सकते हैं। एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम फातिमा है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल मुज़म्मिल साहब से ये है कि इमरान खान एज अ लीडर कैसे थे और उनकी ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिसकी वजह से उनको जेल में बंद किया गया,
और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कब तक उनकी रिहाई जो है वो पॉसिबल है? उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने अपने साथ जो भी इरकान जो है वो शामिल किए वो उनके साथ गद्दार निकले और उनके सिंसियर नहीं रहे, तो उनकी क्या गलती है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। खान साहब की क्या गलती है? बच्ची का सवाल है। हाँ, ये सवाल बहुत सारे मतलब जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि खान साहब की क्या गलती है, क्योंकि वो तो समझते हैं बेगुनाह और है, वो समझते हैं बेगुनाह, उनके नज़दीक घड़ियाँ बेचना कोई गुनाह नहीं है, और वो समझते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। अगर खान साहब ने घड़ियाँ बेच ली तो कौन सा ऐसा जुर्म किया, तो शाखाना से ये कोई जुर्म नहीं है। उनके ख्याल में साइफर लहराना कोई जुर्म नहीं है। उनके नज़दीक जो है बाकी जो है 190 मिलियन पाउंड कोई जुर्म नहीं है। वो समझते हैं कि खान साहब को नहीं ये ऐसा सब कुछ करके अदालतों ने क्लियर किया तो कोई जुर्म नहीं किया, तो अदालतों के तहत ही वो अभी तक जेल में भी है ना, मुकदमात के तहत ही। तो आम लोगों के लिए ये समझना मुश्किल है जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं कि खान साहब ने ऐसी क्या गलती की है। खान साहब की गलतियां बेशुमार हैं, कुछ टीवी पर बताई जा सकती हैं, कुछ नहीं बताई जा सकती। पर्सनल तो अटैक नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट से महादर आई है वो भी एक गलती है, बहुत से सियासतदानों ने किया। चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आए थे, जिनके कंधों पे आए उनसे नहीं लड़ना चाहिए। या तो आप अवाम के कंधों पे आए हो तो आप कहें जी मैं आया अवाम के कंधों पे हूँ, आप आए एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे थे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आप बैठे हुए थे, फिर एस्टेब्लिशमेंट आपको गिरा सकती थी। आप खुद ही कहते हैं कि मैं कोई कानून पास होना था तो एस्टेब्लिशमेंट से कहता था, तो फिर आपको इतनी कमज़ोर विकेट पे रख के तो फिर आपने जो लड़ाई लड़ी है उसकी भी कीमत है। बाकी घड़ियाँ छड़ियाँ नहीं बेचनी चाहिए थी, और वो मलिक रियाज साहब के पैसे भी जो है वो नहीं करने चाहिए थे। बच्चों को ये समझ होनी चाहिए कि मलिक रियाज साहब के पैसे उन्होंने मलिक रियाज साहब को वापस दिए और घड़ियाँ बेची, जो ठीक नहीं था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुज़म्मिल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे ये गिरफ्तारी हुई है जिन्ना साहब की, तो आगे भी कोई गिरफ्तारियों के इम्कान हैं? जिन्ना बाजवा का या साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है? इंतजार बाजवा की गिरफ्तारी का जनरल बाजवा साकिब निसार जनरल बाजवा की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है। साकिब निसार साहब पर केस बन सकता है और उस हवाले से क़यास सराई ज़रूर मौजूद है, और मैं समझता हूँ उन पर केस बन भी सकता है। और लेकिन वो उनके बेटे का वो जो अब चूँकि ऑडियो टेप्स पर से स्टे भी हट गया है, वो तहकीकात भी हैं टिकटें बेचने वाली। लेकिन साकिब निसार के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि उन पर केस बन सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जनरल बाजवा बहुत सेफ जोन में, और जिन लोगों का ख्याल है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद जनरल बाजवा की गिरफ्तारी होगी, मुझे ऐसा नहीं नज़र लगता। मुझे लगता है कि जनरल बाजवा को अपने की दौर में किए गए तमाम कामों में पर फौरी इम्यूनिटी हासिल है, जैसे आज के आर्मी चीफ को हासिल है, उन पर क्वेश्चन नहीं होगा। और पोस्ट रिटायरमेंट बाजवा साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि फैज़ साहब जैसा कि हम कह सकें कि वो गिरफ्तार हो। ठीक है, अगले सवाल की जानिब जाते हैं, और ये आखिरी सवाल है आज का हमारा। मेरा नाम फातिमा ज़हरा है, मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप मुल्क के हालात को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको मुल्क की सूरत हाल में कोई तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? मुल्क के हालात को कैसे देखते हैं और कोई तब्दीली नजर आ रही है? हर पाकिस्तानी का हर देखिए इसके दो, एक सियासी एंगल है, एक माशी एंगल। और मेरे ख्याल में लोगों की ज़्यादा जो है ना वो माशी एंगल से लोगों का ताल्लुक है। लोगों का पॉलिटिकल लोग देखते हैं मैशत के साथ ही, और माशी भी आजकल सबसे बड़ा सवाल बिजली के बिल है, बहुत बड़ा सवाल है। लोगों का जो सबसे बड़ी बात है, इन्फ्लेशन तो नीचे आया लेकिन बिजली के बिलों ने लोगों की जान निकाली। और ये गवर्नमेंट का टेस्ट यही है कि ये बिजली के बिलों का कोई हाल निकाले। इस पर काम कर रहे हैं, टास्क फोर्स बना रहे हैं, धरने हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस दिन ये पंजाब ने 14 रुपए का रिलीफ दिया है लेकिन बाकी सूबों में नहीं है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब तक बिजली की कीमत का मसला हल नहीं होगा, आम आदमी ये सवाल पूछता रहेगा कि कोई हमारा हाल ठीक है या नहीं। अगर आप बिजली 20 रुपये 15 रुपये नीचे ले आएंगे और इन्फ्लेशन को नीचे रखेंगे तो फिर लोग ऐसा सवाल पूछना बंद कर देंगे, लोग पुरुमीद हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमतों से फाइनेंशियली आसूदा होंगे तो फिर पुरुमीद हो जाएंगे। लोगों को अपने हालात से फिक्र होती है कि कब अपने हालात जो हैं वो ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।